नमस्कार क्लास 9th के बच्चों, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो स्कूल के या इंग्लिश मीडियम स्कूल के हो, फटाफट आप अपनी बुक निकाल लीजिए। अगर आपको एनुअल रिवीजन करनी है तो आज फिर से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि विंटर का टाइम ही मेरे पास अवेलेबल होता है। इसके पीछे एक रीज़न है, कभी मैं वीडियो बताऊँगा आपको। अभी हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चैप्टर है हमारे पास, इसको हम कवर करते हैं। आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए या आप लेक्चर सुन रहे तो सिंपल से लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अपना बुक्स देख सकते हैं कि पहला चैप्टर है। आप सिंपल से फ्रांस की जो समाज है, फ्रांस का जो सोसाइटी है वो किस तरीके से थी। तो जाहिर सी बात है कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड पे चलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों, आपकी बुक में क्यों दिया गया। रेवोल्यूशन मतलब होता है चेंज होना, एक बदलाव होना, एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, जिसकी वजह से फ्रांस की जो पूरी जो रेवोल्यूशन हुआ है वो बदल के रख दिया गया था। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा मिसाल, इंस्पिरेशन बन गया था। वो क्या था, यानी सिंपल वर्ड में एक लाइन में अगर इसका मतलब अगर समझोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक चीज़ बहुत बड़ी चेंज हुई थी, वो थी आपकी मोनार्की टू डेमोक्रेसी, यानी राजतंत्र से लोकतंत्र। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि फ्रेंच सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज था, मोनार्की टू डेमोक्रेसी, यानी एक जो सोसाइटी थी पूरी तरीके से मोनार्की के बेस थी। तो उसका जो चेंजेस हुआ है वो आपका इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सोसाइटी उस समय की कैसी थी, जाहिर सी बात है मिडिल आपका जो पूरा एज था, मिडिल एज में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो बड़ी क्लासेस में भी आता है। तो प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम था। एक फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी यानी जमींदारी टाइप का सिस्टम होता था। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, यानी इसमें एक राजा होता है, राजा के अंडर में इसके बहुत सारे लॉर्ड्स होते हैं, और लॉर्ड्स के अंदर भी फर्दर जो है उनके नाइट्स होते हैं, और नाइट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहले किंग है, किंग के अंदर बहुत सारे लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के अंदर नाइट्स। तो इस तरीके से जो एक ऑर्डर होता है, जो हायरार्की ऑर्डर होती है, वो फ्यूडल सिस्टम था। यानी राजा जो है पूरे अपने जो एम्पायर है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा उनका साम्राज्य है, उस पर वो अकेले रूल नहीं कर सकता है। तो उसको बहुत सारे अपने बहुत बड़े एक तरह से गवर्नर चाहिए होंगे, या जो एक तरह से जैसे हर तरह के सिस्टम, मुगल टाइम में भी यही सिस्टम था, अभी भी मॉडर्न टाइम में भी हम देखेंगे, जैसे एक प्रधानमंत्री है और बाकी सब जगह स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, एक आसान भाषा में। वैसे उस समय डार्क एज में क्या होता था कि डार्क एज क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आम लोगों के पास जो है वो इतने अधिकार नहीं थे जितने फ्यूडल सिस्टम के पास थे। यानी राजा जो है किसी को एक जगह दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करें, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में जो है आपको हरियाणा है, यूपी है, यूपी में भी बहुत बड़े बड़े एरियाज है, वेस्ट यूपी है, ईस्ट यूपी है, सेंट्रल यूपी है। तो उसमें आपको एक एरिया को कवर करने के लिए बहुत बड़ी जो है आर्मी चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। तो उसको आप डिवाइड करोगे फर्दर, यानी आपने बहुत सारी लॉर्ड्स को जो है पावर दे दी है, बहुत सारी लॉर्ड्स को आपने क्या दे दिया है, पावर दे दी कि आप पर्टिकुलर आप चले जाओ आगरा में, आप चले जाओ मथुरा की तरफ चले जाओ, आप चले जाओ जो है कानपुर की तरफ चले जाओ, आप मेरठ की तरफ चले जाओ, आप हरियाणा में कहीं पे चले जाओ, ठीक है, रोहतक में, हिसार में, गुड़गांव में। तो इस तरीके से आप एरिया समझ सकते हैं, ठीक है। हर जगह पे एक एक जमींदार बैठा हुआ है और किंग जो है वो अपना दिल्ली में राज कर रहा है। तो इसी तरीके से यूरोप में भी जो है किंग अपना जो है सेंट्रल अथॉरिटी अपने पैलेस में, पेरिस में है, और बाकी जगह जो है बाकी जगह दूसरी जगह जो है उन्होंने किसको अपॉइंट कर रखा है, वो अपने लॉर्ड्स को अपॉइंट कर रखा है। इस तरीके से हमारा फ्यूडल सिस्टम होता था, यानी किंग के बिहाफ पर वो लॉर्ड जो है वो रूल करते हैं। इनके पास पावर होगी, इनके पास अपना महल होगा, इनके पास अपनी आर्मी होगी, इनके पास अपना जो है टैक्स कलेक्ट करने की पावर होती है। एक तरह से ये भी छोटे मोटे उस यानी उस पर्टिकुलर एरिया के राजा होंगे, है ना। और पूरा जो फ्रांस है इस तरीके से डिवाइडेड था फ्यूडल सिस्टम में पूरा। हालांकि यूरोप के बहुत सारे देश इस तरीके से डिवाइडेड थे। तो राजा सेंट्रल अथॉरिटी हो गई, यानी मेन में हो गया, बाकी सब जगह उसके लॉर्ड्स हैं। उसके नीचे फिर लॉर्ड्स भी जो है फर्दर अपने कई सारे गांव होंगे, उन गांव में जो है वो जो कैवलरी यानी घोड़े पे जो होते थे या नाइट्स होते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करके लाते थे फार्मर से। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होता था। ये था आपका फ्यूडल सिस्टम, यानी राजा के एक लिए वफादार आदमी होगा, वो था लॉर्ड्स, यानी राजा के लिए वफादार है, उसका पर्टिकुलर एरिया है, और उसके पास एक अपनी आर्मी है, उसके पास अपना एक महल है, और उसके पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर है। और इसी तरीके से बहुत सारे अंडर लॉर्ड्स हैं, और वो लॉर्ड्स वफादार रहेगा, लॉयल रहेगा किसके लिए, अपने किंग के लिए। तो ये था आपका फ्यूडल सिस्टम। अब दूसरी तरफ थे आपके चर्च। चर्च भी जो है वो एक रिलीजियस अथॉरिटी, यानी धार्मिक जो सत्ता है या रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो चर्च के पास है। चर्च में भी किसके पास, सबसे पहले उसके अंदर सबसे ऊपर आते हैं चर्च के पोप यानी एक हायर अथॉरिटी होते थे, और यहाँ पे उसके नीचे आते थे आपके बिशप्स, फिर फादर हैं, प्रिस्ट है, मंक्स हैं, नन्स हैं। इस तरीके से पूरा चर्च का जो है पूरा सिस्टम होता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि चर्च के पास भी जो है अधिकार होता था टैक्स कलेक्ट करने की।
ठीक है, यानी तीर्थ जो है वो चर्च लेता था और टैली जो है वो स्टेट लेता था, यानी दो टाइप के टैक्स के नाम है। तो दो तरह के जो टैक्स हैं, एक जनता पे दो तरह के टैक्स, यानी अगर मैं किसान हूं तो मुझे दो तरह के टैक्स देने पड़ेंगे, एक राजा को देना पड़ेगा और एक चर्च को देना पड़ेगा। यानी एक स्टेट को, यानी राजा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और चर्च जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी दो तरह के मुझे टैक्स देने पड़ रहे हैं, एक राजा को और एक चर्च को। तो इस तरीके से फ्यूडल सिस्टम पूरा काम कर रहा है। धर्म का पूरा अलग मैटर होता था, हालांकि फ्यूडल सिस्टम में चर्च नहीं आएगा, चर्च जो है वो राजा और उसके लॉर्ड्स के अंडर में आता था। तो चर्च एक अलग अथॉरिटी होगी धर्म की, और राजा का जो है स्टेट का जो है एक अथॉरिटी होगी। यानी दो तरीके से रूल चल रहे हैं, दो तरीके से टैक्स चल रहे हैं। तो इस तरीके से एक आम जनता पे दो तरह का रूल है। अब आम जनता जो है, तो पहली जो होगी क्लर्जी ग्रुप्स, यानी चर्च वाली जो ग्रुप होगी वो कहलाती है आपकी पादरी वर्ग या जो है क्लर्जी ग्रुप्स। दूसरा जो है आपका जो राजवर्ग है या जो राजा वर्ग है, जो लॉर्ड्स हैं, वो सब आपके नोबल क्लास है। और थर्ड जो आपकी होगी वो सबसे आम लोगों की क्लास होगी, जिसको बोलते हैं हम सामंतवादी क्लास, जिसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट जो है हमारा जो है वो लगभग सबसे निचले लेवल पे आता है। अभी थर्ड स्टेट में आम लोग आते हैं, किसान आते हैं, छोटे मोटे व्यापारी आते हैं और जो है कुछ मिडिल क्लास लोग भी आते हैं। तो इन सबको टैक्स देना होता था। और जो नीचे सबसे लेवल पे किसान हैं, मजदूर हैं, दास हैं यानी स्लेव्स हैं, ये सब आते हैं थर्ड स्टेट पे। अब कहानी स्टार्ट होती है कि भाई लुईस 16 जो है अभी यंग राजा बनाता है। उसके जो लुईस 15 थे, जो जिनकी अभी डेथ हुई थी थोड़े से एक वॉर वगैरह के बाद। तो अभी जब लुईस 16 एक बच्चा था, बहुत कम एज का था, मतलब एक 15 साल का बच्चा है, जो कि जिसको अभी दुनियादारी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और उसको अचानक से फ्रांस जो सबसे शक्तिशाली, मतलब यूरोप में बहुत शक्तिशाली जो स्टेट्स है, उसको पावर मिल जाती है। दूसरी तरफ जो है उसकी बात ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी थी, यानी उनकी शादी तय हो चुकी थी किसके साथ, ऑस्ट्रिया की जो रानी हैं एंटोनियो, उसके साथ शादी फिक्स हो चुकी थी उसकी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मैरी एंटोनियो थी, ठीक है, यानी ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। अब ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जो शाही संबंध है, यानी रॉयल जो मैरिज हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न ये था क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस की दुश्मनी थी कई सालों से। तो इन दोनों की दुश्मनी को भाई रिश्तेदारी में बदल करके शांत करा जाए, तो इस तरीके से रॉयल शादी होती थी। और ये शादी कई सालों तक चलती है, मतलब कई दिनों तक जो है इसको सेलिब्रेट करा जाता है। और इसमें कई सारा पैसे खर्चा होगा, आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इसके अंदर टैक्स वगैरह जो है आम जनता से आता है। तो बहुत ही ग्रैंड, मतलब एक तरह से शादी कर गई, ग्रैंड मैरिज करी गई। इसके अंदर अब जो यंग जो प्रिंसेस है, जिसका नाम मैरी एंटोनियो है, ठीक है, जो भी नाम है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका नाम। तो ये जो प्रिंसेस हैं, इसका अभी जो है 14 ईयर्स की, 13-14 ईयर्स की, ये भी एक टीन लड़की है। अब ये जो इतनी यंग एज के जो राजा राजकुमार बन गए, बर्बन फैमिली और हैब्सबर्ग जो ऑस्ट्रिया की फैमिली थी, इन दोनों के जो फैमिली है जो जुड़ गए थे। तो अब इनके पीछे जो है पूरा का पूरा स्टेट इनके लिए काम करेगा। अब ये नए किंग एंड क्वीन हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यानी ये बहुत छोटे बच्चे थे, यंग एज में थे। अब मोस्टली जो यंग लड़की है वो क्या चाहती है, वो फैशन, अब मान के चलो वो इतने बड़े स्टेट्स की राजकुमारी है और बहुत ही टीनेज जैसी लड़की है, तो उसको क्या चाहिए, वो अपने फैशन में है, अपनी ज्वेलरीज में है, अपने मेकअप में है, इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। राजा भी जो है वो भी बच्चा ही है अभी उसको, और जस्ट वो 15 ईयर्स का है। और एक चीज़ और थी, लगभग 15 ईयर्स में अभी उसकी शादी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है अभी वो बच्चा ही है, अभी वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ। और अब फर्स्ट जो शादी के 7-8 साल तक उनका बेबी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है ये भी एक फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि भाई ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस है वो बेबी बॉर्न नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक मिथ बहुत चला था। तो अब ये सब चीज़ें हो रही हैं फ्रांस में, लेकिन आम जनता इसमें कहाँ है? आम जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि डे बाय डे जो है वो वहाँ की एक तो 2 टैक्स देने पड़े, एक चर्च को टैक्स देना पड़ रहा है और एक जो है स्टेट को टैक्स देना पड़ रहा है। इस तरीके से 2 टैक्स डिवाइड हो चुके हैं आम जनता के लिए। तो आम जनता बहुत परेशान थी। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे फ्रांस की जो प्रॉब्लम है और बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम पहले नंबर 1 क्या थी कि यहाँ पे अब सब्सटेंस क्राइसिस आएगा। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न था? पहला फ्रांस की इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन हो चुकी थी। फ्रांस की इकोनॉमी डिक्लाइन की मेन वजह यह थी कि फ्रांस जो है वो एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व हो चुका था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? यानी फ्रांस अमेरिका के वॉर में इन्वॉल्व था, जो कि 76 के आसपास जब वो आज़ाद होता अमेरिका, तो वो किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन से। वो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अमेरिका
अपने कंट्रोल में कर रखा था अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन ने। जैसे इंडिया कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वैसे ही अमेरिका भी कॉलोनीज थी किसकी, ब्रिटेन की। तो वहाँ पे बट वो आज़ाद बहुत जल्दी हो गए, वो 76 में आज़ाद हो गए, यानी इंडिया 1947 में आज़ाद होता है, बट वो 76 में आज़ाद हो गए। किससे लड़ाई करके? वो लड़ाई करके उन्होंने अंग्रेजों से, टैक्स नहीं देने के चक्कर में, या टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अमेरिकन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था कहाँ पे, ब्रिटेन पार्लियामेंट में। तो वो एक अलग स्टोरी है। अब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये ट्राइंगल क्या था? ये ट्राइंगल ये था कि यूरोप जो कंट्रीज़ है, यूरोप में ब्रिटेन भी है और फ्रांस भी है, बट इन दोनों की दुश्मनी है। मैंने बताया कि फ्रांस जो यूरोप है वो आपस में ही अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड है। ये किंगडम्स आपस में जो हैं राइवलरीज करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, झगड़े करते थे, वॉर करते रहते थे। तो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस की भी दुश्मनी थी। तो जाहिर सी बात है अगर जहाँ पर एक जो अमेरिका के अगेंस्ट में जो लड़ाई चल रही है, तो मुझे जाहिर सी, और उसके अगेंस्ट में ब्रिटेन खड़ा है, तो मुझे हेल्प, अगर मैं फ्रांस हूँ, मेरा दुश्मन इंग्लैंड है, तो मुझे हेल्प होगी कि भाई मैं उसके फ्रांस के दूसरे दुश्मन के साथ दोस्ती कर लूँ। तो अमेरिका के साथ फ्रांस ने दोस्ती कर ली, अमेरिका के साथ फ्रांस ने दोस्ती कर ली, और उसको मदद कर रहे हैं वो कि भाई तुम आज़ाद हो जाओ। जैसे तुम आज़ाद हो जाओगे तो ब्रिटेन जो है कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक कॉलोनी, बहुत पावरफुल कॉलोनी जो है अमेरिका, वो उससे अलग हो जाएगी, छिन जाएगी। तो यही किया उन्होंने। फ्रांस के जो फ्रांस है उसने फ्रांस है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और अमेरिका आज़ाद हो गया। इसके चक्कर में जो है अमेरिका ने जो है उसका शुक्रिया किया, लेकिन जो फ्रांस ने क्या किया, वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो फ्रांस के द्वारा ही उसको गिफ्ट दिया गया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी आप आज़ादी के लिए, आज़ादी का प्रतीक है वो। तो इस तरीके से यहाँ पे आज़ादी की बात आई, यानी डेमोक्रेसी की बात आई। ठीक है, तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक पॉइंट यहाँ पे दिया था कि फ्रांस का लगभग 2 बिलियन लिब्रेस का उन पे डेप्ट आ गया था, यानी एक कर्ज आ गया था, बहुत जो है बहुत बड़ा कर्ज होता है। और इसके अलावा उन्होंने जो अपना पैलेस बनाया था, शादी करी थी, इस समय भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था। तो और धीरे धीरे उसका जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी आर्मी की सैलरी देनी है आपको, जो आपका पैलेस है, एक पैलेस भी बनाया था उन्होंने, पैलेस ऑफ वर्साइल, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था। इन सब के वजह से उसको टैक्स इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट थी, और आम जनता जो है ऑलरेडी 2 टैक्स दे रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, एक तिथ और एक टैली, एक चर्च को और एक राज्य को, जिसके वजह से जनता जो है और परेशान हो गई। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, यानी फ्रेंच की कहानी की। अब आम जनता जो है अपने राजा से खुश तो है नहीं, क्योंकि वो अभी थोड़े से अब बड़े हो चुके थे, थोड़े से कह सकते हो कि पहले वो जब थोड़े यंग एज थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई फ्रांस की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ के फ्रांस के 1788 के आसपास, जब क्रांति से 1 साल पहले, कि वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फसल जो है बहुत ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है। और पॉपुलेशन भी लगभग आपकी 23 से 26, मतलब 24-26 मिलियन के आसपास पहुँच चुकी थी। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ पर खाने के लिए उनके पास ब्रेड नहीं था। अब ब्रेड जो है वहाँ पे उनका आम एक स्टेपल फूड है, बहुत ही कॉमन फूड है। तो इस फूड जो खाने चक्कर में जो है लोगों के पास स्टार्वेशन है, भूख से लोग मरने लग गए। लोग जो है बेकरी की दुकानों को लूटने लग गए। लोग जो होर्डिंग्स को, यानी जो गेहूं के अनाज, जो गोदाम होते हैं जमींदारों के अनाज या किसी दूसरे अनाजों को लूटने लग गए। तो इससे जो है फ्रांस में एक तरह से एक जो है नेगेटिव माहौल बन गया था। अब ये जो नेगेटिव माहौल था, ये अचानक से नहीं हुआ था। इसी समय जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। ये था इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल मूवमेंट क्या था कि उनको, आम जनता को राजन नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था अब इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी की अब बात करेंगे, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्या होता है, यानी इस फ्रांस में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या था, ये थ्योरी कहाँ से आई थी। अब आप नेक्स्ट यूनिट में आ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट में जो है आपका अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो पढ़ा लिखा क्लास था, ठीक है। यहाँ पे 1.3 में आप अपने टॉपिक में देखोगे, 1.3 में क्या लिखा है, द ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी आप हिंदी वाले मीडियम में इसमें आप अपनी बुक में देखना कि एक मध्यम वर्ग का जो है उदय होने लग गया था। और वो लोग चाहते थे कि भाई जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेषाधिकार हैं, किसके पास, जो आम जो जनता है उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जो क्लर्जी ग्रुप्स है, यानी पादरी वर्ग है, जो चर्च के लोग हैं, और जो राजा और नोबल्स हैं, उनके पास एक विशेष अधिकार है जिसे बोलते हैं प्रिविलेजेस। ये प्रिविलेजेस का क्या मतलब था, इसका मतलब यानी भाई राजा है तो उसके पास कुछ उसकी वैल्यू होगी, लॉर्ड्स के पास कुछ वैल्यू होगी। ये पहली बात तो ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे, इनको टैक्स मिलता था। इतनी बड़ी बात है कि भाई इनके पास ऑलरेडी पैसा है और इनको टैक्स नहीं देना है। ये लोग टैक्स नहीं देते थे, ना ही चर्च टैक्स देता है, ना ही राजा टैक्स देता है, ना ही लॉर्ड्स टैक्स देते हैं। यानी हमेशा जो टैक्स देगा वो थर्ड स्टेट वाला टैक्स देगा। बाय बर्थ
अगर लॉर्ड्स का अगर बच्चा अगर पैदा होता है तो वो लॉर्ड्स ही बनेगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर राजा का बच्चा बॉर्न होता है तो वो राजा ही बनेगा। चर्च का अगर कोई चर्च में अगर कोई इस तरीके से चर्च में मान के चलो बिशप्स हैं या जो मॉन्क्स हैं तो वो अपने आप को पादरी यानी क्लर्जीज ग्रुप में ही अपने आप को इन्वॉल्व करवा लेते थे। तो इस तरीके से बाय बर्थ इनके पास जो है प्रिविलेज आ जाती थी, यानी भाई हम इस कैटेगरी में आ गए हैं ऑलरेडी बाय बर्थ से। तो जबकि थर्ड स्टेट में भले वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी वो इंटेलेक्चुअल हो, वो उस अपने जो कैटेगरी को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सोसाइटी जो बटी हुई है, अनइक्वल तरीके से बटी हुई है, यानी असमानता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसको ब्रेक करने का काम किया फिलोसफर्स ने। अब ये फिलोसफर्स कौन होते हैं, अब हम चलते हैं इसकी पॉलिटिकल जड़ में, यानी कैसे यहाँ पे राजनीतिक तरीके से यहाँ पे बदलाव आएगा। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो फिलोसफर थे ये लोग क्या चाहते थे, ये फिलोसफर जो चाहते थे ये चाहते थे कुछ बदलाव होना। इन लोगों ने बहुत पहले से जैसे 1789 में आपकी क्रांति हुई है, तो इससे पहले जैसे मान के चलो इससे पहले 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले जो है अलग अलग थ्योरीज थिंकर्स आ चुके थे। मतलब थिंकर्स, राइटर्स, फिलोसफर आप कह सकते हो। जैसे जिस सबसे 3 कॉमन नाम मैं बताता हूँ आपको, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ये सब जो नाम है ये मॉडर्न ये क्लासिकल कह सकते हो, आपको भी वैसे क्लासिकल फिलोसफर का नाम है। इन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे, बट पॉलिटिकल में इन्होंने एक खास आइडिया दिया था जिसमें हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, जो है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट उन्होंने बुक लिखी थी, बट ये इनकी जो खास जो कंट्रीब्यूशन है वो है ये फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म भी है। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें या लिबरलिज्म की बात करें, उदारवाद की बात करें, तो उसके फादर कहे जाते हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, यानी एक तरह से आज़ादी। तो ये आज़ादी की डिमांड करने वाले सबसे पहले कह सकते हो कि ये फादर थे जॉन लॉक, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी या फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। आपकी क्लास में ये लिबरलिज्म का इतना 10th में पढ़ना होगा। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था, भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज़ादी दी जाए। अब ये आज़ादी 3 तरह की थी। सबसे पहली बात, जॉन लॉक ने 3 चीज़ की आज़ादी की डिमांड करी। वो 3 चीज़ क्या थी, याद रखना, दे वर कॉल्ड नेचुरल राइट्स। आपकी बुक में इतना मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो नेचुरल राइट्स थे इसको जॉन लॉक ने जो है बहुत फेमस कर दिया था। ये थे आपके राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम, यानी हमें घूमने की आज़ादी है, फिरने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है, हमें प्रॉपर्टी का राइट है, और हमें जो है राइट टू लाइफ, यानी हमारी लाइफ जो है राजा नहीं छीन सकता है। तो ये जो बहुत बड़ा राइट्स है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है रूसो का। रूसो ने बात कही थी अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनरल विल के बारे में, मतलब समान इच्छा, और समान इच्छा से ही सरकार रूल करनी चाहिए। आज भी वही थ्योरी है भाई, जो लोकतंत्र में है लोगों की जो इच्छा होती है वही रूल करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी इच्छा है कि भाई बीजेपी रूल करे तो बीजेपी की रूल कर रही है, हमारी इच्छा है कांग्रेस रूल करे तो कांग्रेस रूल करेगी, हमारी इच्छा है कि आम आदमी पार्टी रूल करे तो वो रूल करेगी। अब ये इच्छा कैसे दी जाती है, हम वोट के थ्रू निकालते हैं अपनी इच्छा। यानी मैक्सिमम लोगों ने की क्या इच्छा है, भाई बीजेपी को जिता दिया, मैक्सिमम लोगों की क्या इच्छा है, कांग्रेस को जिता दिया। तो यही जो है आगे चलकर सोशल विल बनी, यानी लोगों की जो विल होती है उसी के पे सरकार रूल करनी चाहिए, और आज भी वही चीज़ हो रही है। तो जॉन रूसो का भी एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके रिगार्डिंग में, जनरल विल के रिगार्डिंग में। तीसरा नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू का क्या कंट्रीब्यूशन है, मॉन्टेस्क्यू का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने क्या बताया, द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। आपकी बुक में लिखा होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। तो शक्तियों का पृथक्करण यानी द लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ये जो थ्योरी थी, इसमें क्या था, इसमें ये थी कि भाई हमारी जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंदर, ठीक है, सत्ता के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। आज ये आप सरकार के ऑर्गन के रूप में पढ़ते हो, सरकार के अंग के रूप में पढ़ते हो, बट ये पहली थ्योरी किसने दी, ये दी आपने मॉन्टेस्क्यू ने। इस तरीके से सरकार का डिवीज़न होना चाहिए, और सरकार जो है किसी राजा के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए, लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए, जुडिशरी के पास होनी चाहिए, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के पास होनी चाहिए सरकार के पावर। तो इस तरीके से जो है फिलोसफर का ये रोल था, यानी इन्होंने जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जैसे आज डेमोक्रेसी में आपको इक्वालिटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, राइट टू प्रॉपर्टी मिलती है आपको, इसमें गवर्नमेंट को हम चूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है डिवाइडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है रूल ऑफ फिलोसफर के थ्रू मिलती है। ये था आपका फर्स्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।